हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट टॉपर्स। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। बच्चों, आज का सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों आपका स्कोर हमेशा जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो बायोलॉजी में 300 के आसपास क्यों रह जाता है। कुछ बच्चे हैं जो हार्डली 300 तक पहुंच पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 300 के आसपास ला तो पाते हैं बट दे रिमेन स्टक अराउंड 300, 320, या फिर जो 320 अबव स्कोर कर रहे हैं वो बच्चे कंसिस्टेंटली उस ग्राफ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि बच्चों बहुत क्लियर है कि नीट अगर हमें पास करना है तो 360 में से 360 नंबर लाने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब थोड़े से स्मार्ट हो जाएं, अब आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। आप ये देखें कि मेरा स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है और ये इंप्रूव कैसे हो सकता है। तो आज के सेशन में बच्चों हम डील करेंगे कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजीज से जो अब के टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें पता है कि वी आर हार्डली लेफ्ट विद 4 मंथ्स नाउ, है ना, 4 महीने का कुल समय हमारे पास बाकी बचा है और इस टाइम में हमें कैसे अपने स्कोर को 360 ऑन 360 लेकर आना है। तो उसके लिए मैं आपको आज के सेशन में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। ये वीडियो बहुत मैंडेटरी है सभी बच्चों के लिए जो इधर अपना स्कोर कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं या फिर लो स्कोर कर रहे हैं बार बार इन बायोलॉजी सब्जेक्ट। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है। आप कहेंगे बिल्कुल मैम, मैंने तो 3 बार ही पढ़ ली है, मैंने तो 4 बार पढ़ ली है। बट बच्चों, क्या आपने एनसीईआरटी बुक इफेक्टिवली पढ़ी है? क्या आपने एनसीईआरटी बुक के 32 चैप्टर्स, राइट, जो 11th 12th के टोटल 32 चैप्टर्स है, क्या आपने उनको ऐसे रीड किया है कि आप उनमें से क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सके? क्या आपने हर एक सेंटेंस में से सोच के देखा है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आई एम वेरी सॉरी टू से अभी आपने 50% काम ही किया है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि कैसे इस लाइन में से एनटीए क्वेश्चन बना सकता है या मैं अगर टीचर होता तो कैसे इसमें से क्वेश्चन फ्रेम करता, अनटिल एंड अनलेस आपने वो किया है तभी मैं कह सकती हूं कि आपने आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो गई है। सो इफ यू हैव नॉट फॉलोड दिस, प्लीज इसको करना शुरू करें। अब जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करें, नेक्स्ट चैप्टर रीड करें, तो आप क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक को जरूर अपनाएं। सेकेंडली बच्चों, हमें पता है कि बायोलॉजी में हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स से, मल्टीपल डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज से डील करते हैं। कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम बार बार भूल जाते हैं। तो बच्चों, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको उन्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम्पल्स रिवाइज करना चाहते हैं तो कौन सा टाइम सूटेबल है? ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मॉर्निंग का टाइम, व्हेन यू वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, या फिर लेट इवनिंग जब आप सोने जाएं उससे पहले आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स उठा ले, आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उठा ले जो आप बार बार भूल जाते हैं। आप अपने आप को चैलेंज करें मॉर्निंग में उठ के कि अब मैं इस क्लास के एग्जाम्पल्स को लिख के देखूंगा या मैं इस फैमिली के एग्जाम्पल्स को लिख कर देखता हूं। ठीक है, सिमिलरली कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, जैसे कि आप कोई C3 C4 साइकिल बार बार भूल रहे हैं, ट्रांसलेशन के स्टेप्स भूल रहे हैं, या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स भूल रहे हैं, या फिर आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बार बार उन स्टेप्स को बना के कॉपी में लिख कर नोटबुक में तब देखेंगे और तब आप में वो कॉन्फिडेंस गेन होगा। ये प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम छोटे होते पोएम रिवाइज करते थे। हम स्कूल जाते थे, असेंबली में पोएम बोलते थे, क्लास में पोएम बोलते थे, घर आकर बोलते थे, तो हमें क्या होता था, वो बिल्कुल रट जाती थी। तो सिमिलरली बच्चों, आप अगर इन एग्जाम्पल्स को, इन डिफिकल्ट टॉपिक्स को बार बार गो थ्रू करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू और ये आपका स्कोर बहुत अच्छे से इंक्रीज करेगा, क्योंकि जनरली बच्चे अड़ जाते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर या अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका, मैंने कहा रिविजन करना है, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों डिस्कशन विद फ्रेंड्स। एक तो रिवीजन हो गया जो आपने अकेले में किया, सुबह आप सो के उठे थे या फिर सोने से पहले आपने क्या किया, सभी के सभी एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लिए। बट बच्चों, ये और भी इफेक्टिव होगा जब आप अपने फ्रेंड्स से बात करें तो उनसे एग्जाम्पल्स सुने या उनको एग्जाम्पल्स सुनाएं, उनसे कॉन्सेप्ट लिखवा के देखें या खुद उन्हें लिखकर दिखाएं और उनसे चेक करें। तो बच्चों, आपकी कॉन्वर्सेशंस भी बहुत फ्रूटफुल हो जाएंगी, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा अगर आप अपने डिस्कशन में अपनी डिफिकल्टीज को रिवाइज कर रहे हैं, अपने उन कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कर रहे हैं जो आप वीक समझते हैं। ओके, क्लियर? उसके बाद बच्चों, एक बहुत अच्छा रूल बताती हूं मैं आपको बायोलॉजी के लिए, दैट इज 50-50 रूल। अब ये सिर्फ बायोलॉजी में अप्लाई होता है बच्चों।
फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि 50% टाइम बच्चों बायोलॉजी में आपको देना है टू रीडिंग और टू रिवाइजिंग। या तो आप 50% टाइम रीड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा बच्चों जो 50% का टाइम है उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप ये मत समझे कि अगर मैंने पढ़ लिया, मतलब अगर आप 100% ऑफ द टाइम सोचकर चल रहे हैं कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ता रहूंगा, मेरा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो बच्चों ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपको उसकी एप्लीकेशन पता नहीं होगी क्वेश्चन की, राइट। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, टेस्ट के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, शाम तक पढ़ते रहते हैं, मैंने तो सारा पढ़ लिया, मैंने तो 10 बार पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन अप्लाई करने के टाइम पर सारी जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। तो इट्स बेटर कि जब आप पढ़ें आप उतना ही प्रैक्टिस करें। 50% ऑफ द टाइम अगर आपने पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा है, तो 1 घंटा प्रैक्टिस जरूर करें। सो दिस हैज टू बी फॉलोड इन बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 70-30 का रेशियो रख सकते हैं। 70% ऑफ द टाइम आप न्यूमेरिकल करें, 30% आप रीड एंड रिवाइज करें। ऑल्सो बच्चों, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम मल्टीपल बुक्स में बार बार झांकते फिरें। आपने ट्रूमैन उठाई है, आपने मॉडर्न उठाई है, आपने प्रदीप्स उठाई है, आपने मॉड्यूल उठाया है, लेकिन अभी क्या उसके लिए टाइम है आपके पास? इट्स बेटर कि आप मल्टीपल बुक्स पे फोकस करने की बजाय इतनी सारी बुक्स को आप आसपास घेर के ना बैठे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। इट्स बेटर कि आप एक बुक, दैट इज एनसीईआरटी बुक पे फोकस करें। जितना फोकस आप एनसीईआरटी बुक पे करेंगे बच्चों, उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। आप एनसीईआरटी बुक को ही 10 बार पढ़ें, लेकिन ऐसे पढ़ें कि आप उसमें से बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। आप उसको अप्लाई करें क्वेश्चंस के थ्रू, बट ऐसा ना करें कि हाँ बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी रेफरेंस बुक से उसका एक आधे कॉन्सेप्ट का हेल्प ले सकते हैं, बट आप रिलाई नहीं कर सकते हैं मल्टीपल बुक्स पे, आप मॉड्यूल्स पे रिलाई नहीं कर सकते। यू कैन रिलाई ओनली ऑन एनसीईआरटी बुक, या फिर अगर आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं तो ही आप उस पर फोकस कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? जैसे बच्चों आप मल्टीपल बुक्स पे फोकस नहीं कर सकते, 4 महीने के अकॉर्डिंग आपके पास उतना वक्त नहीं है। सिमिलरली बच्चों, आपको जो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर भटक रहे हैं, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आज हाई लेवल के क्वेश्चंस लगा लिए। बच्चों हाई लेवल नहीं आने वाला है, हाँ बिल्कुल लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप एनसीईआरटी बुक्स, मतलब जैसे कि आपको पता है कि आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स सबसे बेस्ट है। कुछ बच्चों ने कई बार लगाई होगी, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप पढ़ते होंगे, राइट। इट्स बेटर कि आपके पास जो भी रेपोजिटरी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की पड़ी है, आप उसी में से क्वेश्चंस सॉल्व करें, ओके। इधर उधर ना तो पढ़ने के लिए झांकना है, ना प्रैक्टिस के लिए झांकना है, ओके। बच्चों पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्या मैम पीवाईक्यूज दोबारा आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। पीवाईक्यूज कभी भी रिपीट नहीं होते हैं बच्चों, हमेशा कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड, हमेशा। अब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको यह पता चलेगा कि इस चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको टॉपिक की या चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी व्हेन यू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। तो मैक्सिमम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें। अगर आप एक बार कर चुके हैं, आपने बहुत स्टार्टिंग में किया था, तो अभी टाइम है कि आप दोबारा रिवाइज करें, ओके, क्लियर। एंड लास्टली बच्चों, सबसे ज्यादा टेस्ट लेने का टाइम अब शुरू हो गया है। अब बच्चे क्या हैं, लो कॉन्फिडेंस है, मैम अभी तो तैयारी नहीं हुई है, अभी तो मेरे इतने चैप्टर रहते हैं, मैम उस चैप्टर में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। बच्चों टेस्ट कब दोगे? थोड़े थोड़े से शुरू कर लो, बट अब आपको टाइम आ गया है कि आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट दें, राइट। मैम 2-4 चैप्टर का टेस्ट में दे सकता हूं, मैम फुल सिलेबस नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब आप कहोगे मैम आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब हम टेस्ट देते हैं लो स्कोर आता है, सो वी फील डीमोटिवेटेड। तो बच्चों डीमोटिवेटेड नहीं होना है, वो आपको रियलिटी चेक दे रहा है, आपको उसको एक बूस्ट की तरह लेना है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इससे बेटर परफॉर्म करना है, ओके। सो बच्चों स्टार्ट टेकिंग अप मैक्सिमम टेस्ट। वो फुल सिलेबस टेस्ट हो सकते हैं, एफएसटीज हो सकते हैं आपके, राइट, आपके मॉक टेस्ट हो सकते हैं, बट
टेस्ट से भागना इस टाइम पर बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप सिलेबस कर रहे हैं तो भी टेस्ट दीजिए, आपका सिलेबस हो चुका है तब भी बहुत जरूरी है कि अब आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ओके, क्लियर? तो बच्चों ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे 360 ऑन 360 अचीव करने में। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो कंसिस्टेंट स्कोर अपना 340 अबव बायोलॉजी में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपके फिलहाल बायोलॉजी में कितना स्कोर आ रहा है। ओके, तो मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। लाइक करना सेशन को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।